हेलो स्टूडेंट। आज नागरिक शास्त्र, क्योंकि इतिहास में 9th के इतिहास में 2 अध्याय पढ़ाया जा चुका है, तो आज से नागरिक शास्त्र स्टार्ट हो रहा है। नागरिक शास्त्र में आज जो पहला अध्याय है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताएं। ये 2 मुख्य पॉइंट आज के रहेंगे, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में और लोकतंत्र की विशेषताएं। तो जो आज सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, तो सबसे पहले हम नागरिक शास्त्र की परिभाषा जानेंगे कि नागरिक शास्त्र आखिर में होता क्या है, नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं। तो जो नागरिक शास्त्र है वो ग्रीक भाषा के शब्द सिविस और सिविटास से लेकर बना हुआ है। किससे? सिविस और सिविटास, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिविस और सिविटास। नागरिक शास्त्र ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिविस और सिविटास। सिविस का मतलब क्या होता है? सिविस का मतलब होता है नगर। सिविस का क्या मतलब होता है? नगर। और सिविटास का मतलब होता है राज्य। सिविस का मतलब होता है नगर और सिविटास का मतलब होता है राज्य। मतलब ये कि नगर राज्यों में रहने वाले लोगों के बारे में अध्ययन करना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। मतलब ये कि नागरिक शास्त्र में हम अध्ययन किसके बारे में करेंगे? नगर या राज्यों में रहने वाले लोगों के बारे में। नगर और राज्यों में रहने वाले लोगों के बारे में किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है? नागरिक शास्त्र कहलाता है। तो नागरिक शास्त्र में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? नगर और राज्यों में रहने वाले लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये रहा नागरिक शास्त्र। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक है वो क्या है? लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो इसमें आज पहला जो पॉइंट है, लोकतंत्र की परिभाषा। देखिए, जो दुनिया में इस समय शासन है वो कई प्रकार के शासन है। शासन जो है कई प्रकार के है। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे क्या है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही होता है। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे क्या है, तानाशाह शासन है। कहीं पे तानाशाह शासन है और कहीं पर कौन सा शासन है? राजशाही शासन है। लोकतंत्र, तानाशाह और राजशाही शासन है। ये 3 प्रकार के शासन मुख्य रूप से विश्व में पाए जाते हैं। हालांकि चीन में साम्यवादी शासन है। तो इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाले टॉपिकों में, चैप्टरों में। लेकिन आज जो इसका अध्ययन करना है वो क्या है? आज का जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है? लोकतंत्र। आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र आखिर में होता क्या है। तो लोकतंत्र की परिभाषा हम बताएंगे कि लोकतंत्र की कहते किसे हैं। देखिए, एक अब्राहम लिंकन थे जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन। उन्होंने परिभाषा दी थी। अब्राहम लिंकन ने अब्राहम लिंकन की परिभाषा क्या थी? अब्राहम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। यानी जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, या प्रजा का प्रजा के लिए प्रजा द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। ये परिभाषा किसकी है? ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। एक बार और, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। एक और परिभाषा ये है कि जो लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा
रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। यानी कि लोकतंत्र में, जहाँ पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पे आम नागरिक, वो या तो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर लोकतंत्र किसी भी देश में है तो वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, या उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह चुनाव में भाग लेता है। यानी कि उसको मत देने का अधिकार होता है। किसमें? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मत देने का अधिकार होता है हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसकी उम्र जो होती है वो 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है तो वह चुनाव में भाग ले सकता है, उसको मत देने का अधिकार दिया जाता है। जबकि ऐसा तानाशाह में या राजशाही शासन में ऐसा नहीं होता। ये सब सिर्फ कहाँ पे होता है? लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का 18 वर्ष से ऊपर का है तो वह चुनाव में वोट दे सकता है। तो जो लोकतंत्र होता है वह शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, ये लोकतंत्र कहलाता है। मतलब ये है कि लोकतंत्र में शासन कौन होता है? जनता ही होती है। जनता में से ही कोई शासक बनता है और चुनाव भी कौन करता है? जनता ही करती है। चुनाव भी जनता ही करती है। और वह शासन किसके लिए करता है? जनता के लिए ही वह शासन भी करता है। तो यह होता है लोकतंत्र। अब अगला पॉइंट क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं। इतना आपको समझ में आया होगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र में जनता इस शासक को चुनती है, उसी जनता में से कोई होता है भागीदार, मतलब कि उसी जनता में से कोई उम्मीदवार होता है और वह शासन किसके लिए करता है? जनता के लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा लोकतंत्र किसे कहते हैं। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं पे आएंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होता है। तो लोकतंत्र की विशेषता ये है कि पहला पॉइंट कि कोई भी व्यक्ति अगर वो पागल या दिवालिया नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो पागल या दिवालिया नहीं है और वह 18 वर्ष से ऊपर का है तो वह चुनाव में वोट दे सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर वो पागल या दिवालिया नहीं है और 18 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है तो वो मतदान दे सकता है। और अगर वह भारत का नागरिक है तो मतलब कि उस देश का नागरिक है जहाँ पे लोकतंत्र, अगर वह उस देश का नागरिक है और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है और पागल दिवालिया नहीं है तो वह मत दे सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि लोकतंत्र में कानून के नज़र में जो सभी व्यक्ति होते हैं एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह सभी लोग कानून के नज़र में एक बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है लोकतंत्र की विशेषताओं में? लोकतंत्र की विशेषताओं में तीसरा पॉइंट यह है कि सभी को चुनाव लड़ने की भी आज़ादी होती है। अगर वो चुनाव के योग्य हैं, चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होती है कि वो सरकारी पद पे ना हो, किसी गवर्नमेंट के पद, लाभ के पद पे ना हो, उसकी उम्र, एक जो निश्चित उम्र होती है चुनाव लड़ने की उससे ऊपर होनी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री के लिए अलग उम्र होता है, राष्ट्रपति के लिए अलग उम्र होता है, संसद, विधायक, इसके लिए अलग अलग उम्र होता है। तो अगर वो उस उम्र को क्रॉस कर चुके हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो पागल दिवालिया नहीं हैं और एक निश्चित उम्र पूरी कर चुके हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट कि लोकतंत्र में सभी को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए होते हैं। लोकतंत्र में अगर उस देश के नागरिक को, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए रहेंगे। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये जो 6 अधिकार हैं ये हर व्यक्ति को, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको मिलेगा। यानी कि जिस देश में लोकतंत्र है, अगर जिस देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंतर्गत सभी को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए होते हैं और उस मौलिक अधिकार का कोई भी व्यक्ति या सरकार हनन नहीं कर सकता है। जो मौलिक अधिकार दिए गए रहेंगे उस मौलिक अधिकार का कोई भी संस्था या
व्यक्ति विशेष हनन नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है, उस नागरिक के पास, नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर उस संस्था के विरुद्ध, उस सरकार के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये होती है लोकतंत्र की विशेषताएं। अगला पॉइंट क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है कि कुछ जैसे व्यवस्थापिका हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी आपस में जुड़े होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा कि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, न ही तानाशाह शासन में ऐसा होता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बनाई गई होती है, जो आपस में तीनों जुड़े होते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। ये इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टरों में। व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब अगला क्या है पॉइंट छठा, कि लोकतंत्र की विशेषता में अगला पॉइंट ये है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी का शोषण नहीं कर सकता है, क्योंकि हर नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि अगर कोई शोषण करता है तो वह क्या कर सकता है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है, नहीं कोई संस्था किसी भी व्यक्ति का शोषण कर सकती है। अगला क्या है कि जो लोकतंत्र होता है इसमें जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष, मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को मत देने में स्वतंत्र है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को मत दे सकते हैं, हम अपने मर्जी से किसी भी पार्टी के सदस्य को मत दे सकते हैं। तो जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष रूप से होता है। इसमें और कुछ पॉइंट हैं कि लोगों के द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। जो शासक जनता चुनती है, जिनको जनता चुनती है, जिस शासक को, वही सारे फैसले लेता है। शासन संबंधी सारे फैसले कौन लेता है, जनता जिसको चुनती है वही सारे फैसले लेता है। एक और पॉइंट ये है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। मतलब ये कि जनता तो चुनाव में मत देके किसी को भी शासक बनाती है, किसी को भी प्रधानमंत्री बनाती है, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाती है, वो जनता ही बनाती है मत देकर। लेकिन जनता चाहे तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद से हटा भी सकती है। अगर वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जनता के हिसाब से उनके लिए काम नहीं करता है, मतलब कि जनता की भलाई से संबंधित काम नहीं करता है, देश के लिए काम नहीं करता, तो जनता चाहे उसको उसके पद से हटा भी सकती है। आने वाले चुनाव में क्या करेगी, जनता उन्हें मत नहीं देगी। तो जनता ही शासक को बनाती है, जनता ही शासक को गिराती भी है। तो पूरा जो शक्ति होता है लोकतंत्र में, किसके पास होता है, जनता के पास होता है। पूरी जो शक्ति होती है वह जनता के पास होता है। अगला पॉइंट ये है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। इसमें सभी लोगों के पास समान अवसर होता है कि वह शासक बन सकते हैं, और सभी लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वह शासक बन सकते हैं, सबके पास यह अवसर भी होता है। एक और पॉइंट है कि इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। यानी कि जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है और जो संविधान द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उसके दायरे में रहकर ही उस शासक को काम करना होता है। यानी कि वह संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। कोई भी शासक बना है, या तो मुख्यमंत्री हो गया, विधायक हो गया, संसद हो गया, गांव का प्रधान हो गया, कोई भी शासक बना है, तो वह जो संविधान के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, और न ही वह नागरिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। न तो वह नागरिक अधिकारों का हनन कर सकते और न ही वह संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का मतलब कि उसकी अवहेलना कर सकते हैं। तो ये सब था लोकतंत्र की विशेषताएं। मुझे आशा है कि आप सभी को लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताएं समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं कि जो नागरिक शास्त्र है उसकी परिभाषा क्या है। नागरिक शास्त्र जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द सिविस और सिविटास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नगर और राज्य। मतलब ये कि नगर और राज्यों में रहने वाले लोगों
के बारे में अध्ययन करना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। नागरिक शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? नगरों और राज्यों में रहने वाले लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। फिर लोकतंत्र की विशेषताएं में मैंने कई पॉइंट बताए कि इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति, अगर वो पागल दीवालिया नहीं है, अगर वो उस देश का नागरिक है, तो वो मत दे सकता है। फिर सभी के लिए सभी कानून के नज़र में एक समान होते हैं। सभी को चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है अगर वह विभिन्न जो योग्यताएं उसको पूरी कर लेता है। सबको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक साथ मिलकर काम करती है। कोई व्यक्ति या संस्था या सरकार किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकती है, उसके लिए उन्हें अधिकार दिया गया होता है। इसके अलावा जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। तो ये सारी विशेषताएं थी। आई होप आपको लोकतंत्र की परिभाषा और विशेषताएं समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। इसी अध्याय का अगला टॉपिक होगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये जो अध्याय वो काफ़ी बड़ा है, तो एक वीडियो में इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, ना ही आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको कई वीडियो में पढ़ाना होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।